उस दिन हमने शायद एनर्जी जो है वो उससे जान छुड़ा ली थी, मैक्सवेलियन जो डिस्ट्रीब्यूशंस थी उनसे, ठीक है, वो जिसमें हमने वेलोसिटी और वो सारे कैलकुलेट किए थे। हाँ, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ये मैंने करवा दी थी सारी, ठीक है ना। तो अब आ जाए आप ब्राउनियन मोशन के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक जो है। ब्राउनियन मोशन, इरेक्टिक मूवमेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स की जो सस्पेंड हुए होते हैं किसी फ्लूइड के अंदर या किसी गैस में, उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ये धुआं नहीं होता, धुआं, स्मोक, ये जो है इट इज़ ए वेरी बिग एग्जांपल ऑफ ब्राउनियन मोशन। आप देखें कि जब कोई चीज़ बर्न आउट होती है, तो जब वो बर्न आउट होती है तो उसके अंदर से पार्टिकल्स निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए स्मोक, और वो फैल जाते हैं, और फैल जाने के बाद वो सस्पेंड हो जाते हैं। वो धुआं उस जगह पर कुछ देर रहता है, ऐसे ही होता है ना, एकदम तो वहाँ से हट नहीं जाता। मतलब जिस जगह पर आपने आग जलाई हुई है, लकड़ियाँ जलाई हैं, धुआं निकल रहा है, तो वो धुआं वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाएंगे, लटक जाएंगे। इरेक्टिक मूवमेंट, इरेक्टिक मीन रैंडम, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो उस जगह पर कुछ देर के लिए सस्पेंडेड रहेंगे, रुके रहेंगे, लटके रहेंगे। मतलब लटके का मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहे होंगे, या अगर एयर चलेगी तो उसको उड़ाकर किसी दूसरी तरफ ले जाएगी, ठीक है। तो ये इस किस्म की जो मोशन होती है, इसको हम ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो हम इसकी लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन जो है इसकी, कि द कांस्टेंट erratic movement of tiny particles suspended in a fluid or gas is known as Brownian motion। इसको हम ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। तो ये जो फिनोमेना है ये डिस्कवर हुआ था 1827 में, एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। कब ये डिस्कवर हुआ? It was discovered in 1827 by British botanist Robert Brown। When he observed a grain of pollen suspended in water, shows a continuous random motion।
अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो जो कांस्टेंट इरेक्टिक मूवमेंट है, मुसलसल एक जैसी टाइनी पार्टिकल्स की किसी फ्लूइड के अंदर, अब फ्लूइड एयर भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, उसके अंदर जो पार्टिकल सस्पेंडेड हैं और रैंडमली कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं, एरेटिक मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस किस्म की जो मोशन है उसको हम ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। और ये किसके नाम पर रखी गई है? ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। 1827 में उसने पोलन, ग्रेन्स नहीं होते बीज, उसने देखा कि पानी के अंदर ना उसने वो बीज डाल दिए, तो उसने माइक्रोस्कोप से उनको ऑब्जर्व किया, तो उसको पता लगा कि वो कॉन्स्टेंटली रैंडमली मूव कर रहे हैं कोई इधर, क्योंकि पानी भी एक फ्लूइड है, ठीक है ना। फ्लूइड के अंदर ग्रेन्स क्या डाल दें, पार्टिकल्स डाल दिए, तो वो कॉन्स्टेंटली इधर उधर मूव कर रहे थे। तो उसने ये जब उसने इसको स्टडी किया माइक्रोस्कोप से, तो उसने कहा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं टाइनी पार्टिकल्स, वो किसी फ्लूइड के अंदर एक एरेटिक मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि वो रैंडमली उस फ्लूइड के अंदर मूव करते हैं। तो उसने फिर उसको ब्राउनियन मोशन का नाम दिया। उसने कहा कि ये रैंडम या एरेटिक मोशन जो है, ये कौन सी मोशन है? ये ब्राउनियन है, और इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो जो ग्रेन्स भी होते हैं वो पानी के अंदर आपको ऐसे लगता है जैसे सस्पेंड हुए हैं, लटके हुए हैं, बड़े राम 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 से नीचे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक एरेटिक यहाँ रैंडम मोशन परफॉर्म करते। तो ये भी क्या है? दिस इज़ ब्राउनियन। तो यूँ ब्राउन ने उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके उसने ये कहा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक एरेटिक रैंडम मोशन करते हैं जब वो किसी फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि किसी फ्लूइड के अंदर वो लटके होते हैं, ठीक हो गया। तो ये मोशन जो है इनको कंसिडर किया गया दीज मोशंस आर कंसिडर्ड ए फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि लाइफ की कोई फॉर्म है। लेकिन बहुत कुछ अरसे के बाद ही ये पता चला कि जो स्मॉल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो बिहेव करते हैं सिमिलरली। यानी कि पहले जब ये फिनोमेना डिस्कवर हुआ तो उन्होंने कहा जी कि ये जो यानी कि एक नेचर के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से बनी हुई हैं, ये भी वैसे ही एक फिनोमेना, यानी कि बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट ये फिनोमेना हो रहा है। यानी कि अगर कोई पार्टिकल्स जो हैं वो किसी फ्लूइड के अंदर होंगे तो वो कॉन्स्टेंटली रैंडमली मूव करेंगे। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो ये देखा गया कि जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो सिमिलरली बिहेव करते हैं। अब एक ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, एक इनऑर्गेनिक, ये केमिस्ट्री की टर्म्स हैं, ठीक है। अब वो मैं अब उसके नहीं जाऊंगा उसकी डिटेल के अंदर कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक क्या होता है, लेकिन बार उन्होंने ये देखा कि जो ऑर्गेनिक की तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो तकरीबन सिमिलरली जो है वो एक जैसा बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर कोई क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन जो है ना वो इस फिनोमेना की नहीं थी, ठीक है। या कोई क्वांटिटेटिव का मतलब है कि कोई एनालिटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, या कोई ऐसी कैलकुलेशन की गई हो, कोई मैथमेटिक्स उसका डेवलप किया गया, तो कोई इस तरह की नहीं थी एक्सप्लेनेशन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, ठीक है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं उनका सहारा ही लिया, जो हमने अभी पीछे जो है वो पढ़ा है। तो ये फिनोमेना जो है वो उस वक्त तक इसकी कोई क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं थी जब तक कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो डिस्कवर नहीं हुई है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब डिस्कवर हुई है फिर उसके अंदर तो आके आपने देखे ना तमाम चीज़ों को आपस में रिलेट किया है,
टेम्परेचर को प्रेशर के साथ, प्रेशर को टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम के साथ, ठीक है, उसके अंदर पूरे जितने स्टेट के फैक्टर्स होते हैं फ्लूइड के या गैस के, वो सारे आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर पता चलते हैं। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला पास्टुलेट ही ये है कि आपके पास जो गैस है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जब आया तो फिर इसकी कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो बनी। अब इसमें इसको एक्सप्लेन, ये रॉबर्ट ब्राउन ने तो इसको डिस्कवर कर दिया उस वक़्त, लेकिन इसमें एक एक्सप्लेनेशन जो है वो आइंस्टाइन की भी मौजूद है, ठीक है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। अब हमने ज़रा ये थ्योरी जो है इसको देखना है कि ये क्या है। आइंस्टाइन ने ये थ्योरी डेवलप की 1905 में, ठीक है। आइंस्टाइन डेवलप्ड दिस थ्योरी in 1905 में उसने ये थ्योरी जो है इसको डेवलप किया। ये जो ब्राउनियन की थ्योरी थी, रॉबर्ट ब्राउन की, ठीक है। इसने जो बेसिक अजम्पशन इसमें ली कि जो स्टेट्स हैं पार्टिकल्स की, जो सस्पेंड है किसी लिक्विड या गैस में, वो शेयर करते हैं थर्मल मोशंस ऑफ द मीडियम। उसने कहा कि ये जो पार्टिकल सस्पेंडेड है ना किसी भी फ्लूइड के अंदर, ये शेयर करते हैं थर्मल मोशंस को। अब थर्मल मोशन का क्या मतलब है? थर्मल मोशन का मतलब ये है कि आप एक बात ये आपको पता है कि जब भी कोई फ्लूइड होता है उस फ्लूइड के अंदर उस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रही होती है, ऐसे ही है। तो जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनका टेम्परेचर है। तो जब उनका टेम्परेचर, तो व्हाट इज दैट मोशन? दिस इज थर्मल मोशन। तो आइंस्टाइन का पहला ही जो उसने इसमें उसने कहा कि ये थर्मल मोशन जो है ये उसकी वजह से इस तरह हो रहा है। अब जाहिर बात है उस फ्लूइड के अंदर भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। फ्लूइड एयर है, वाटर है, गैस है, उसके अंदर भी है। अब उसके अंदर वो जो फ्लूइड या पार्टिकल्स हैं, मसलन जैसे ब्राउनियन ने किया कि उसने जो पोलन ग्रेन्स थे वो उठाए और पानी के अंदर डाल दिए, तो अब पानी के भी तो मॉलिक्यूल्स थे ना। पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो भी तो, उनकी भी तो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी भी थर्मल मोशन है। अब ये जो पार्टिकल्स आपने उसके अंदर डाले, क्या ये उनसे कोलाइड नहीं करेंगे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं? करेंगे, उनके साथ करेंगे। तो थर्मल मोशन फिर शेयर हुई, ठीक है ना। तो फिर थर्मल मोशन जो है वो शेयर, जाहिर बात उसके अंदर डाल दी, इनकी भी उनके साथ कोलिजन हुए, तो थर्मल मोशन जो है वो शेयर हुई, ठीक है। अब जब ये टकराए उनके साथ, इनकी भी काइनेटिक एनर्जी है, इनका भी टेम्परेचर है, तो फिर थर्मल मोशन। ये आइंस्टाइन है, यानी कि ये बेसिक अजम्पशन जो है यहाँ पर उसने लिया, ठीक है। तो द बेसिक अजम्पशन of this theory states that the particles suspended, पार्टिकल जो सस्पेंड हुए होते हैं इन अ लिक्विड or gas shares thermal motion of medium।
ठीक है जी। तो मीडियम क्या है? मीडियम वो फ्लूइड होगा जिसके अंदर आपने पार्टिकल्स जो हैं उनको पुट किया है, डाला है, ठीक है, वो मीडियम है। तो उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स और वो पार्टिकल्स आपस में थर्मल मोशन जो है उसको शेयर करेंगे। तो ये बेसिक इसकी अजम्पशन थी आइंस्टाइन की। और वैसे भी अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये अब अजम्पशन ठीक लगती है कि वाकई के जब आप उसके अंदर पार्टिकल डालेंगे तो वो पार्टिकल्स उन मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तो वो आपस में थर्मल जो हीट है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। जारी बात है वो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की है, उन पार्टिकल्स की भी होगी, वो भी टकराएंगे, उनकी भी काइनेटिक एनर्जी है। जो पहले से मौजूद है मॉलिक्यूल्स उनकी भी काइनेटिक एनर्जी है। तो थर्मल मोशन को वो शेयर करेंगे। तो जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल इज 1/2 kT। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हर पार्टिकल की जो है 3/2 kT जो है वो होती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन जो हमने पढ़ा था। इट इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो जो ब्रोनियन मोशन है ये रिजल्ट है फ्रॉम इम्पैक्ट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड एंड द सस्पेंडेड पार्टिकल्स एक्वायर द सेम मीन काइनेटिक एनर्जी एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड। यानी कि वो पार्टिकल्स जो पहले उस फ्लूइड के अंदर मौजूद हैं वो क्या है? वो मॉलिक्यूल्स हैं। वो फ्लूइड गैस है, एयर है, पानी है, और उसके अंदर जो आपने पार्टिकल्स पुट किए हैं जो उसके अंदर सस्पेंडेड हैं, वो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो वो जब उस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को आपस में शेयर करते हैं तो वो क्या बन जाती है? उनकी मीन या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो द ब्रोनियन मोशन result from the impacts of molecules of fluid and the suspended particles acquire the same mean translational kinetic energy as the molecules of a fluid. तो अब जो इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, अफेक्ट करना। तो जो ब्रोनियन मोशन है इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्लूइड के उनका इम्पैक्ट है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या करेंगे कि वो एक्वायर करेंगे, वो लेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किन की? उस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की।
ज़ाहिर बात है उनका आपस में कोलिजन होगा। जब उनका कोलिजन होगा तो वो थर्मली एनर्जी को शेयर करेंगे। तो इस एनर्जी की शेयरिंग की वजह से ये रैंडम मोशन या इरेक्टिक मोशन, जिसको आप ब्रोनियन मोशन का नाम दे रहे हैं, ये ओरिजिनेट हो रही है। ठीक हो गया बात। अच्छा, अब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ये लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड एंड कंटिन्यूसली बॉम्बार्डेड फ्रॉम ऑल साइड्स ऑन देम। ठीक है, यानी कि जो मिसाल के तौर पर आपने पोलन ग्रेन्स जो हैं, वो पोलन ग्रेन्स आपने डाले पानी के अंदर। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनका साइज़ बड़ा होगा पानी के मालिक्यूल्स के मुकाबले में, लेकिन जो पानी के मालिक्यूल्स हैं वो चारों तरफ से इनके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, चारों तरफ से उनके साथ कोलिजन्स जो हैं वो होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका साइज बड़ा है, उनका छोटा है, लेकिन वो छोटे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इकट्ठा फिर उनका एक ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इनके ऊपर होगा। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्लूइड के, ये कॉन्टीन्यूसली उनके ऊपर बम्बार्ड होते रहेंगे, उनके साथ टकराते रहेंगे। ठीक है, बार बार आएगा, एक मॉलिक्यूल आके टकराया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो होता है बार बार इनके आपस में कोलिजन जो आते हैं, जिसकी वजह से एक रैंडम मोशन जो है वो जारी रहेगी। ठीक है, the suspended particles are extremely large as compared to the molecules of the fluid and are continuously bombarded on all sides by them। तो वो जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल हैं वो तमाम साइडों से इनके साथ आके टकराएंगे, इनके ऊपर बम्बार्ड होंगे। तो जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो स्ट्राइक करते हैं पार्टिकल्स को तमाम साइड्स से हर इंस्टेंट के ऊपर, अगर वो पार्टिकल जो हैं वो सफिशेंटली लार्ज हैं और सफिशेंटली यानी कि उनकी अमाउंट जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं स्ट्राइक द पार्टिकल्स on all sides at each instant if the particles are sufficiently large, अगर पार्टिकल जो हैं वो सफिशेंटली लार्ज हैं एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सफिशेंटली ग्रेट। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि ये कब होगा,
कब इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे पार्टिकल्स को तमाम साइड पर हर इंस्टेंट के ऊपर, जब हमारे पास पार्टिकल्स भी लार्ज अमाउंट में हो और मॉलिक्यूल्स भी लार्ज अमाउंट में हो। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि पार्टिकल्स की अमाउंट और जो आपका फ्लूइड है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अमाउंट है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर तमाम साइड्स पर एक ही इंस्टेंट पे कोलिजन्स एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करते हैं पार्टिकल्स को, यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इक्वल एक ही नंबर के, यानी कि आपने एक पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल के साथ 10 मॉलिक्यूल टकराए, एक और पार्टिकल लिया उसके साथ भी 10 मॉलिक्यूल टकराए, तीसरा पार्टिकल लिया उसके साथ भी 10 मॉलिक्यूल, तो सारे पार्टिकल्स के साथ 10-10 मॉलिक्यूल टकराए, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स की भी अमाउंट ज़्यादा हो और पार्टिकल्स की अमाउंट भी ज़्यादा हो। अगर मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स की अमाउंट ज़्यादा नहीं होगी तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े पार्टिकल्स और फ्यूवर, कम मॉलिक्यूल्स, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक आ रहे होते हैं वेरियस साइड के ऊपर, एनी इंस्टेंट बीइंग मेयरली ए मैटर ऑफ चांस मे नॉट बी इक्वल। तो उधर फिर क्या, फिर ये चांस होता है कि वो इक्वल नहीं होंगे जो स्ट्राइक कर रहे हैं। यानी कि आपके पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी कम हो, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर भी फ्यूअर हो, कम हो, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्टेंट के ऊपर इक्वल नंबर ही उनके साथ स्ट्राइक कर रहा होगा। ठीक है, तो फॉर स्मॉलर particles and fewer molecules, the number of molecules striking striking at various sides at any instant being merely a matter of chance and not be equal. That is fluctuation occurs. ठीक है, तो फिर फ्लक्चुएशन होगी, हर इंस्टेंट के ऊपर वो एक जैसा स्ट्राइक नहीं करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, उसके अंदर फ्लक्चुएशन जो है वो आएगी। तो इसका मतलब है कि हर इंस्टेंट के ऊपर जो पार्टिकल है वो सफ़र करता है एक अनबैलेंस फोर्स जो कि काज करती है, इसको मूव करवाती है दिस वे या अदर वे। अब जारी बात है कि जब कोलिजन्स हो रहे हैं तो कोलिजन्स वो आए, पार्टिकल आया, मॉलिक्यूल से ऐसे टकराया, टकराने के बाद इन कोलिजन्स की वजह से ही रैंडम मोशन हो रही है। तो ये जब कोलिजन्स होते हैं तो कोलिजन्स का मतलब है कोलिजन्स के अंदर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करती है, बैलेंस नहीं होती, अनबैलेंस। उस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से वो पार्टिकल्स रैंडमली या एरेटिकली मूव करते हैं। ठीक है, अगर तो बैलेंस्ड हो
तो फिर एक ही डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है, फिर उनकी मूवमेंट जो है वो रैंडम ना हो, एराटिक ना हो। लेकिन ये अनबैलेंस, यानी कि ये जब मालिक्यूल्स आपस में आकर टकराते हैं तो इनके ऊपर पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट करती है। और उस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, कोई इस तरफ जाता है कोई उस तरफ जाता है, यानी कि इनकी मोशन जो है उसको सेम होना चाहिए एज द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड, लेकिन ये मोशन सेम नहीं होती है, ठीक है, वो इधर उधर रैंडमली जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो हेंस द पार्टिकल्स एट ईच इंस्टेंट, हर इंस्टेंट के ऊपर सफर्स एन अनबैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो है उसको सफ़र करते हैं, काजिंग इट टू मूव दिस वे और अदर वे। And their motion should be same, और इनकी मोशन जो है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि एक जैसी होनी चाहिए एज द मोशन ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। तो अब अगर हमारे पास जो एवोगैड्रो है नंबर, जो एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है वो इनफाइनाइट हो, फाइनाइट ना हो, यानी कि फाइनाइट का तो मतलब है ना कि वो नंबर आपने दिया होता है 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स एटम्स, अगर ये इनफाइनाइट हो, ठीक है, इफ एवोगैड्रो कांस्टेंट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है, यानी कि उसका कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, देयर वुड बी स्टैटिस्टिकल इम्बैलेंस, तो यहां पर एक स्टैटिस्टिकल इम्बैलेंस होगा एंड नो ब्रोनियन मोशन। तो ब्रोनियन मोशन तो यह है कि जो पार्टिकल है हर इंस्टेंट पर वो सफ़र करे एक अनबैलेंस फोर्स, causing to move it this way or other way, and their motion should be same on as the motion of fluid molecules। तो ये ब्रोनियन मोशन की तो ये कंडीशन है। लेकिन अगर जो एवोगैड्रो है, एवो यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इनफाइनाइट है, वो कैलकुलेटेबल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो नंबर कितना है, तो फिर जो स्टैटिस्टिकल इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी कि जो नंबर है उसके अंदर इम्बैलेंस होगा, वो नंबर पता नहीं डिफरेंट नंबर होंगे, तो अगर डिफरेंट नंबर होंगे तो फिर ये ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी, तो जब ऊपर वाली फुलफिल नहीं करेगी तो फिर ब्रोनियन मोशन अकर नहीं करेगी, ठीक है, जब स्टैटिस्टिकल इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट होगा। तो इसका मतलब है हैंस वी शुड टू एबल टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एवोगैड्रो कांस्टेंट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रोनियन मोशन, यानी कि जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है वो हमको मिलता ही कहाँ से है, कहाँ से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकाली जाती है ब्रोनियन मोशंस। ये जो 6.022 वाला जो है ये कहाँ से निकलता है, ये ब्रोनियन मोशन की ऑब्जर्वेशन से, यानी कि आप
को ये पता चलता है कि एक पार्टिकल के ऊपर तमाम साइडों से एक इंस्टेंट के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स एक पार्टिकल के साथ टकरा रहे हैं। तो यहाँ से उन्होंने जो है वो इस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया, यानी कि ब्राउनियन मोशन जो है उसकी वजह से एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट हुआ था। ठीक है, तो इफ एवोगैड्रो कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल, अगर एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है ये बहुत स्मॉल है, द ब्राउनियन मोशन वुड बी वेरी लार्ज। तो चूंकि ब्राउनियन मोशन एवोगैड्रो नंबर पे डिपेंड कर रही है, तो अगर इनफाइनाइट होगा तो कोई ब्राउनियन मोशन नहीं होगी, लेकिन अगर कम होगा और फाइनाइट होगा तो फिर ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा लार्ज होगी। Hence the Avogadro constant is calculated with the help of Brownian motion। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है वो भी इसकी मदद से कैलकुलेट किया गया है। तो जो ब्राउनियन मोशन है ये एक स्ट्राइकिंग एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है, किसके लिए? काइनेटिक थ्योरी हाइपोथेसिस के लिए, यानी कि जो काइनेटिक थ्योरी का हाइपोथेसिस है वो जिसमें आप हाइपोथेसिस का पहले ही आप पोस्टुलेट लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और रैंडम मोशन, तो उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपके पास कहाँ से आ रही है? ब्राउनियन मोशन से आ रही है। यानी कि ब्राउनियन मोशन उसको अंडरस्टैंड करने में हमें मदद देती है, यानी कि वो काइनेटिक थ्योरी जो है वो उस ब्राउनियन मोशन से डेवलप हुई है, क्योंकि ब्राउनियन मोशन एक्सप्लेन ही तब हुई थी कि जब काइनेटिक थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन किया गया था। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो एक तो उनके ऊपर तमाम मॉलिक्यूल्स की साइडों से उनके ऊपर फोर्स लगी होती है, लेकिन वो जिस जगह पर है वहाँ पर ग्रेविटी भी तो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है ना। पानी है, पानी के अंदर पोलन ग्रेज है, तो नीचे की तरफ ग्रेविटी की फोर्स, साइडों से तो मॉलिक्यूल्स की लग रही है लेकिन नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है। तो जो ग्रेविटी है वो बॉटम की तरफ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स जो हैं वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं। तो वो बॉटम की तरफ क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ग्रेविटी उनको खींच रही है। ठीक है, तो द सस्पेंडेड पार्टिकल्स are under the influence of gravity। and settle to the bottom of fluid। और जो बॉटम निचला हिस्सा होता है फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चले जाते हैं। चूँकि अब ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये बिहेव करते हैं लाइक गैस मॉलिक्यूल्स, तो वी आर नॉट सरप्राइज टू लर्न दैट एज फॉर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर
देयर डेंसिटी ड्रॉप्स ऑफ एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू हाइट इन द फ्लूइड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल्स, अब ये जो एयर है या एटमॉस्फेयर है उसके अंदर भी तो पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, और वो पार्टिकल्स भी ग्रेविटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आते हैं, यानी बॉटम की तरफ आते हैं। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो भी तो इसी ब्रोनियन मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आते हैं। तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की वजह से नीचे आते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर उनकी डेंसिटी ड्रॉप करती है एक्सपोनेंशियली, एकदम डेंसिटी जो कम होनी शुरू हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट इन द फ्लूइड। फ्लूइड की हाइट, यानी ज़ाहिर बात है नीचे जा रहे हैं ना, अब नीचे जाएंगे, नीचे जाकर टकरा जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो जो डेंसिटी है उनकी वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सिंस वो सारा है तो मुझे बता देना। ठीक है, सिंस सस्पेंडेड पार्टिकल्स बिहेव एज गैस मॉलिक्यूल्स, the density of molecules of atmosphere drops exponentially with respect to height of the fluid। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं तो डेंसिटी जो है वो एकदम तो एक साइंटिस्ट था जेन पेरन, उसने कंफर्म की थी ये प्रेडिक्शन 1906 में बाय डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ particles of gum are suspended at different heights in liquid drop। ठीक है, यही बात जो डेंसिटी डिक्रीज होती है, ये जेन पेरन एक साइंटिस्ट था, उसने 1906 में इसको डिटरमिन किया था। उसने क्या किया, वो गम नहीं होती गम, उसके पार्टिकल्स लिए, उसे सस्पेंड किए डिफरेंट हाइट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे लिक्विड का ड्रॉप होता है तो उसने इनको ऑब्जर्व किया, तो उसने जो डेटा कैलकुलेट किया उससे उसने एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है, उस एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की। तो जो पेरन था उसने भी मेजरमेंट्स की जो डिस्प्लेसमेंट थे ब्रोनियन पार्टिकल्स के ड्यूरिंग मैनी इक्वल इंटरवल्स and found that they have statistical distribution required by the kinetic theory and the root mean square displacement predicted by Einstein and Perron। तो दोनों आइंस्टाइन और पेरन को फिर क्या था, नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला था 1906 के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब ये जो मैंने आखिर की चंद लाइनें पढ़ी हैं इनका मतलब यह है कि जो ये सारी थ्योरी जो आइंस्टाइन की ये पढ़ी है ना आपने, ब्रोनियन मोशन की थ्योरी, ये सारी थ्योरी जो है एक्चुअली ये जो काइनेटिक थ्योरी थी ना, ये उसको एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, यानी कि जितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए जहाँ से आपको ब्रोनियन मोशन का पता चला। ब्रोनियन मोशन का बेसिक हार्ट क्या है, ब्रोनियन मोशन का क्या है कि आपके पास जो फ्लूइड के अंदर पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड हैं, उन पार्टिकल्स के ऊपर साइडों के मॉलिक्यूल्स की फोर्स भी लगती है और नीचे की तरफ उनको ग्रेविटी भी खींचती है, और जब नीचे की तरफ उनको ग्रेविटी खींचती है तो उनकी डेंसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, कम होती है। ठीक है, तो जब डेंसिटी कम होती है तो ये डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ लिक्विड होती है। ज़ाहिर बात है पहले वो पार्टिकल ऊपर था लिक्विड के अंदर, लिक्विड कह लो या फ्लूइड कह लो जो भी है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। अब उसको कौन सी चीज़ नीचे लेके आ रही है,
उसको ग्रेविटी नीचे लेके आ रही है। जब वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा तो बिल्कुल उसके बॉटम पे आ जाएगा और बॉटम पे आकर सेटल हो जाएगा। तो जब वो बॉटम पे आकर सेटल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अब ये जो साइंटिस्ट था जेन परन, इसने ये जो प्रोडिक्शन आइंस्टाइन ने 1906 में की थी, इसने नंबर ऑफ पार्टिकल जो गम कहते हैं उनको डिफरेंट हाइट्स पर रख कर लिक्विड के अंदर उसने एक्सपेरिमेंट को दोहराया और उसने यही चीज़ देखी कि वो पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट हाइट से नीचे की तरफ आते थे ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो ये जितनी भी इसने इक्वल इंटरवल्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स किए ब्रोनियन पार्टिकल्स के ऊपर, उसने ये फाइंड किया कि जो ये पार्टिकल्स हैं ना ये स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करते हैं। तो आपने काइनेटिक थ्योरी के अंदर अभी पीछे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली है। आपने क्या कहा, आपने कहा कि जो वेलोसिटी है उसकी मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और एनर्जी की मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये सारा फिनोमेना स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है उनके ऊपर बेस करता है। और ये कहाँ से सारी चीज़ें ओरिजिनेट हुई हैं? ब्राउनियन मोशन से। यानी कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ब्राउनियन मोशन भी उस वक्त एक्सप्लेन हुई जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आई। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी क्यों एक्सप्लेन हुई? क्योंकि ब्राउनियन मोशन पहले डिस्कवर हो चुकी थी, वहीं से एवोगाड्रो नंबर भी निकला। ठीक है जी। तो अब फिर जो नेक्स्ट है, मैं अब इसके अंदर एक दो पार्टिकल रह गए हैं आर्टिकल, फिर ये कोर्स वैसे ही ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। विस्कासिटी है और फिर डिफरेंट टाइप्स हैं हीट ट्रांसफ़र की।